डॉक्टर साहब। मैं डॉक्टर गिरीश जी के पास चलता हूँ। असल में जब भी कभी सोशल जस्टिस के विचार की बात हो तो वो बिना डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के पूरी नहीं हो सकती। चाहे वो पिछड़ा पावे 100 में 60 की बात हो या मंडल कमीशन की बात हो आगे या आज जाति जनगणना की बात है, वो एक धारा उसके साथ जुड़ी है। डॉक्टर साहब, पूरी दुनिया के अंदर जब कम्युनिस्ट पार्टीज बननी शुरू हुई तो भारत के अंदर भी कम्युनिस्ट पार्टीज बनी। आज़ादी के आंदोलन में भी उसकी एक भूमिका थी और उसके बाद भी आज भी तमाम जो है वामपंथी ताकतें पूरे देश के अंदर सक्रिय हैं। तो आप जो पूरा एक उतार चढ़ाव रहा वामपंथी विचार का, मैं ताकत के तौर पर नहीं कह रहा, मैं समाज ने जिस तरीके से एक एक विचार को ज्यादा महत्व देने का काम किया। जैसे आजादी के तुरंत बाद स्वाभाविक तौर पे जो कांग्रेस थी, वो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन था, उसके नीचे से लगभग सभी लोग थे, तो उसको एक अवसर मिला। और उसके बाद में फिर जो है कुछ अल्टरनेटिव्स जहां जहां पर जो जो थे रीजनल या पूरे देश के स्तर पर उनको मौका मिला इस तरीके से। तो आप ये जो पूरा इसकी जो लेफ्ट की जो पूरी स्ट्रीम है ना, उसको आप किस तरीके से उसके वैचारिक आधार को बढ़ता घटता आप आज के परिवेश में देख रहे हैं? पूर्व के वक्ताओं ने बड़े व्यापक तौर पर आजादी के आंदोलन में जो विभिन्न वैचारिक धाराएं थीं उनके बारे में अपनी बात कही है। और मैं जहां तक समझता हूं कि इन सारी विचारधाराओं को हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। वो एक तो पूंजीवादी विचारधारा और दूसरी समाजवादी विचारधारा। सोशल जस्टिस की विचारधारा भी जहां तक है, जिसका चैंपियन एक मायने में लोहिया जी रहे और उधर दूसरी तरफ फुले ओब्लिग डॉक्टर अंबेडकर का जो चिंतन है वो रहा। ये भी समाजवादी धारा के अंतर्गत ही व्यापक तौर पर आते हैं, क्योंकि यूरोप में बहुत पहले ही कम्युनिस्ट आंदोलन का विस्तार हो चुका था। कार्ल मार्क्स और एंगल्स और दूसरे जो मार्क्सिस्ट बुद्धिजीवी थे, उन्होंने पूंजीवादी दर्शन को वैचारिक तौर पर परास्त कर दिया था। और इसके बाद जो इसका प्रचार प्रसार हुआ वो सारी दुनिया में फैलता चला गया। और आजादी के आंदोलन में जो भारत में भी इसका बहुत व्यापक असर पड़ा। सोवियत क्रांति से पहले भी और सोवियत क्रांति के बाद तो और ज्यादा। मैं देखता हूं कि सोवियत क्रांति जो 1917 में हुई उससे पहले भारत में अनेक रेडिकल ग्रुप थे जो अपने अपने हिसाब से भारत से अंग्रेजों को भगाने की लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन उनके चिंतन में कहीं न कहीं ये भी समाया हुआ था कि अंग्रेजों के जाने के बाद भारत में एक शोषण विहीन समाजवादी समाज होना चाहिए। ये और स्पष्ट रूप से हमारे सामने भगत सिंह जी ने रखा। उनके जो, हालांकि वो ठीक कहा प्रोफेसर साहब ने कि वो बहुत कम उम्र में फांसी के तख्ते पर झूल गए, लेकिन इतनी कम उम्र में भी उन्होंने जो साम्यवादी और सामाजिक न्याय के चिंतन की विभिन्न विधाओं को थोड़े करके, जैसे कि मैं एथिस्ट क्यों हूं, उन्होंने नास्तिकवाद पर लेख लिख दिया, उन्होंने सांप्रदायिकता पर एक लेख लिख दिया। और मुझे तो बड़ा ताज्जुब होता है कि उस जमाने में वो व्यक्ति सांप्रदायिकता पर एक पैना लेख लिखता है और उसकी शुरुआत ही इस वाक्य से करता है कि इस सांप्रदायिकता ने तो देश का बेड़ा गर्क कर दिया है। उन्होंने चाहे वो HRSA का संविधान हो या नौजवान भारत सभा का संविधान रहा हो, उसमें इस बात का जिक्र किया कि भारत से गोरे अंग्रेजों के जाने के बाद काले अंग्रेजों का राज नहीं होना चाहिए, किसान मजदूरों का राज होना चाहिए, यानी समाजवाद स्थापित होना चाहिए। ये धारा आ गई। लोहिया जी ने जातीय उत्पीड़न और जो यूरोप की समाजवादी विचारधारा थी जो मार्क्सवाद से अलग हटके थी, उसको जोड़ करके एक नया चिंतन दिया। लोहिया, जयप्रकाश जी, आचार्य नरेंद्र आचार्य जी ने, इन सब लोगों ने दिया। तो ये 3-4 धाराएं
प्रमुख रूप से थी। और मैं यहाँ ये कहना चाहता हूं, कोई विवाद खड़ा करने के लिए नहीं, डॉक्यूमेंट्स हैं कि डॉक्टर अंबेडकर जी को भी जब फुर्सत मिली तो उन्होंने जिस लक्ष्य को अपने चेतन में केंद्रित किया वो समाजवाद था। उन्होंने बीमा कंपनी के स्थापना की बात की, उन्होंने कोऑपरेटिव खेती की बात की, ये सारी बातें उन्होंने की। हालांकि वो उनका जो विचार था तब तक वो मूर्त रूप नहीं ले पाया था जिस तरह का कि कम्युनिस्टों का विचार है, लेकिन उनके चेतन में ये आ गया था कि हिंदुस्तान में जो गरीब वर्ग का शोषण है उसमें समाजवाद उसको मिटाने में एक मददगार हो सकता है। सोवियत क्रांति के बाद इस विचार को, जो समाजवाद का विचार था, उसको बड़ी बूस्ट मिला, उसे बहुत बहुत बड़ा बूस्ट मिला। और भारत में जिनको हम भूल रहे हैं, हमने सुभाष चंद्र बोस की बात की, हमने नेहरू जी की बात की, लेकिन हम राजा महेंद्र प्रताप को हम भूल रहे हैं, हम बरकतुल्लाह खान साहब को भूल रहे हैं जिन्होंने एग्जाइल में इंडियन गवर्नमेंट बनाई, एक उसके राष्ट्रपति बने तो एक उसके प्रधानमंत्री बने, जिन्होंने 1919 में जाकर के सोवियत रूस में जाकर के लेनिन से मुलाकात की और भारत में आकर के और या भारत के बाहर रह करके भी समाजवाद की बात को प्रमुखता से उठाया। उस चिंतन के लोगों को भी हमें इस वक्त याद करने की जरूरत है। तो मैं ये कह रहा हूं कि आजादी की लड़ाई में गांधी जी का जो विचार है, नेहरू जी का जो विचार है, कम्युनिस्टों का जो विचार है, ये अपने अपने हिसाब से हल्का फूलता रहा और कांग्रेस के अम्ब्रेला के नीचे अंग्रेजों को भारत से विदा करने की लड़ाई को लड़ता रहा। इस लड़ाई का ही परिणाम था कि 1952 में जो पहला चुनाव हुआ उसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मुख्य विपक्षी दल बन करके आई और दूसरे चुनाव में उसकी ताकत और बढ़ी। अब उसके ये जो 1960-62 तक ये उसके कम्युनिस्ट आंदोलन के चढ़त का दौर था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी और भारत के स्तर पर भी। लेकिन गलतियां कह लीजिए या समझदारी में कहीं चूक होने की बात कह लीजिए, कई तरह की बातें हो गई। इस बीच कम्युनिस्ट आंदोलन विभाजन हो गया और विभाजन से जो परिणाम बताया गया था वो तो सामने आया नहीं, लेकिन कम्युनिस्ट आंदोलन कमजोर जरूर हो गया। दूसरी जो चूक मैं जो समझता हूं कि ये जो अंबेडकर और फुले की जो धारा थी उसको कम करके आंकने की भी चूक हुई। अगर इसको पर्याप्त समझदारी के साथ इसका मूल्यांकन करके और जिस तरह का आज तादाद में आइडेंटिफिकेशन बनाने की कोशिश कम्युनिस्ट आंदोलन इस धारा के साथ कर रहा है, ये अगर 1950, 55, 60, 70, 80 तक हुआ होता तो इस देश के अंदर एक बहुत बड़ा सैलाब खड़ा होता सोशल जस्टिस और समाजवाद को मिला करके। ये कहीं ना कहीं हमारा रथ का पहिया इधर उधर हिल गया और उससे पूरे भारत की राजनीति को, दलित आंदोलन को भी इससे काफी बढ़त नहीं मिल पाई। मैं नुकसान नहीं कहूंगा, लेकिन वो बढ़त जो मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई। वो किसी न किसी तरह पूंजीवादी चिंतन की धारा के अंदर सिमट करके रह गया और कम्युनिस्ट आंदोलन को भी वो बढ़त नहीं मिल पाई जो बढ़त इस धारा के साथ जुड़ करके उसे मिल सकती थी। तो अब चीजें बदलती रहती हैं, आज चीजें बदल रही हैं, आज ये दोनों धाराएं एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रही हैं और मैं समझता हूं कि आगे चल करके ये धाराएं जब और नजदीक आएंगी तो निश्चित तौर पर ये शोषित पीड़ित का जो संघर्ष है उसको और आगे ले जाने में मदद मिलेगी। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आज़ादी के आंदोलन में अगर ये जो सोशल जस्टिस की फोर्सेस हैं उन फोर्सेस के साथ में और आज़ादी के बाद में भी उन फोर्सेस का ज़्यादा अगर एसिमिलेशन हुआ होता जैसा आज हो रहा है तो स्थिति दूसरी होती। ये डॉक्टर साहब ने कहा है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन मैं चाहूँगा डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी, आपने सबकी बात सुन ली है
जो है ये वाली बात कही गई कि संघ का विचार हावी नहीं है लोगों के मानस में, केवल आपको चुनावी नतीजों से कुछ नतीजे नहीं निकालने चाहिए। लेकिन बाजारवाद तो हावी है। बाजार तो सब कुछ चीजें तय कर रहा है। तो बाजारवाद तो एक अपने आप में एक इस तरीके की विचारधारा बन गई है कि वो सबसे ऊपर सर्वोपरि जो है वो चल रहा है। बाजार सब पर हावी है, तो सभी विचारों के ऊपर। तो कुल मिला के जो अभी तक बहस हुई उसमें आप क्या जोड़ना चाहेंगे, क्या एक पक्ष आप रखना चाहेंगे? अब जी। हमसे जोड़ना क्या, हमारे साथियों ने विश्लेषण तो बहुत ही सटीक किया है। ये बात सही है कि भारत को अगर उठा करके देखें वैचारिक रूप से या संपन्नता की दृष्टि से या जितने भी विभाजन हुए, तो दो भागों में ही बटा है। पूरी दुनिया दो भागों में बटी है। एक अंतर्राष्ट्रीयवाद है, एक राष्ट्रवाद है, एक पूंजीवाद है, एक समाजवाद है। एक तो उन संदर्भों में भी अगर हम देखें तो महाराष्ट्र निश्चित रूप से एक बड़ा केंद्र रहा है। सारे वैचारिकी के लोग वहाँ आपको मिल जाएंगे। राष्ट्रवाद वाला नहीं, ये राष्ट्रवाद में हिंदू राष्ट्रवाद भी वहाँ है, मुस्लिम राष्ट्रवाद भी वहाँ है, वहाँ अम्बेडकर भी वहीं है। वहीं पर वो जो गांधी जी का भी ये पूरा काम धाम वहीं शुरू होता है। और कम्युनिस्टों का भी एक बहुत बड़ा बेल्ट वहाँ हुआ करता था अपने डांगे का के अपने नेतृत्व में, या एक बड़ा बेल्ट वहाँ कम्युनिस्टों का हुआ करता था। दिक्कत यहाँ ये हो गई कि यह जो समाजवादी धारा है, राष्ट्रवादी धारा और समाजवादी धारा, राष्ट्रवादी धारा में भी तमाम धाराएं फूटी, हिंदू राष्ट्रवाद, मुस्लिम राष्ट्रवाद, भारत राष्ट्रवाद, तरह तरह के बात। तो वो लोग तो कहीं ना कहीं से एक प्लेटफॉर्म पर आए, और एक कांग्रेस कोई विचारधारा नहीं थी, और आज की तारीख में भी कांग्रेस कोई विचारधारा नहीं है। और कांग्रेस के साथ दिक्कत यही है कि कांग्रेस कोई विचारधारा पकड़ ही नहीं पा रही है। कांग्रेस उस समय भी प्लेटफॉर्म थी, और आज की तारीख में भी कांग्रेस प्लेटफॉर्म बन के ही काम करना चाहती है। जबकि दूसरी तरफ धारा है, समाजवाद की धारा है। अब समाजवाद में भी विभिन्न धाराएं हो जाती हैं। एक अपने आप को वैज्ञानिक समाजवाद कहते हैं, जो कि अपने आप को मार्क्सवाद, ये मार्क्स को अपना आइकॉन मानते हैं, और वहीं पर एक कहीं के उसके प्रतीक मॉडल बन के हमारे लोहिया जी निकलते हैं, हमारे जयप्रकाश नारायण निकलते हैं, और अम्बेडकर भी कहीं न कहीं से समाजवादी धारा में ही है, राष्ट्रवादी धारा में वो नहीं है। अब यहाँ दिक्कत ये हो गई कि भारत मूलतः मूर्ति पूजक देश है। यहाँ पर आइकॉन बनाए जाते हैं। हर पार्टियों ने, हर विचारधारा ने अपना एक आइकॉन बनाया, तो और पार्टियों ने और विचारधारा ने तो भारत से अपना एक आइकॉन चुन लिया। दिक्कत यहाँ वामपंथियों के साथ हुई कि वामपंथी अंतरराष्ट्रीयतावाद में कुछ इतना खो गए कि उनको अपने देश के अंदर से कोई आइकॉन उनको दिखाई नहीं पड़ा। जबकि उनके पास जो तरह तरह के आइकॉन थे, जिस तरीके से लोहिया को गढ़ा गया, जयप्रकाश को गढ़ा गया, अम्बेडकर को गढ़ा गया, उस तरीके से वामपंथी भी गढ़ सकते थे, डांगे को गढ़ सकते थे, ये नंबूरी पाल को गढ़ सकते थे, महेंद्र सिंह को गढ़ सकते थे, या इवन आज के दिनों में ज्योति बसु को गढ़ सकते थे। लेकिन ये लोग अपने आप को वो सैद्धांतिक लवादा, और हम तो अंतरराष्ट्रीयवादी हैं और ये है वो है करके, फल ये हुआ कि ये भारतीय जनमानस से कटते चले गए। उसके पीछे ये बहुत बड़ा कारण, और यह कहीं न कहीं से भारत का यह जो विविधताओं का देश है, उस विविधता में ये लोग अपना आइकॉन न बना करके दिन पर दिन पिछड़ते चले गए। और नहीं तो ये संसदीय इतिहास में हम उसको 52 उठा करके देखें, 58 उठा करके देखें। और एक चीज ये है कि यहाँ ये होता है कि अरे राजनीति में, संसदीय राजनीति क्या है, एमपी एमएलए बनना कोई बड़ी चीज नहीं है, और हम तो सिद्धांतों के लिए लड़ते हैं, समता मूलक समाज बनाने के लिए लड़ते हैं, समाजवादी समाज में। अरे समाजवादी समाज, समता मूलक समाज आप तभी बना पाएंगे जब आपके हाथ में सत्ता होगी। और उस सत्ता के लिए इन लोगों ने अपना क्या नारा दिया कि साहब सर्वहारा का अधिनायकत्व। क्यों सर्वहारा का अधिनायकत्व? अधिनायक शब्द भारत के लिए एक तरीके से अभिशापित शब्द है। सर्वहारा का अधिनायकत्व मतलब सर्वहारा की आप तानाशाही करते, तो ये आप में और लोगों में क्या अंतर रह गया? आप क्यों नहीं सर्वहारा का लोकतंत्र आप नारा क्यों नहीं दिए? और आज की तारीख में भी आप सर्वहारा का लोकतंत्र आप नारा क्यों नहीं देते हैं?
आज जिस तरीके से बात होती है कि सारे समाजवादी समूहों को इकट्ठा किया जाए, लामबंद किया जाए, गोलबंद किया जाए, और उसी के तहत अभी जो ये फॉर्मेशन इंडिया का हुआ है, इंडिया में किसी भी हद तक जाकर के अपने वामपंथी साथी अपने आप को शहीद होने के लिए तैयार है। खाली शहीद होने से काम नहीं चलेगा। सवाल ये है कि उसका वह जो समन्वयवादी नेतृत्व कायम करने की बात है, आप उसकी तरफ कितना पढ़ सकते हो? आपकी तरफ से ऐसा कौन आइकॉन है जो उसका नेतृत्व कर पाने की स्थिति में है, या उसके नेतृत्व करने के लिए आप आगे बढ़ रहे हो? तो आज की तारीख में जरूरत है कि भारत के वैचारिक विविधता के बीच भी एक धारा बनाने की, एक सर्वग्राह धारा बनाने की, सर्वग्राह वैचारिकी बनाने की, और निश्चित रूप से वो सर्वग्राह वैचारिकी समाजवादी हो सकता है। समाजवाद से इतर हट करके या तो ये अपना पूंजीवाद होगा, और आज की तारीख में तो भारतीय जनता पार्टी संघ भी पूंजीवाद नहीं है, वो तो कारपोरेटवाद के तहत चली गई है। तो ऐसी हालत में आज जरूरी है कि इन सारी विविधताओं में, सारी सैद्धांतिक वैचारिक विविधताओं को लामबंद करके किसी एक पोल के अंदर विविधताओं को अपनी अपनी जगह उनका अस्तित्व रहना चाहिए। भारत की यही खूबसूरती है कि ये विविधता रहे यहाँ पर। ये क्योंकि हमारे भाषा की विविधता है, हमारे खान पान की विविधता है, हमारे रहन सहन की विविधता है, हमारे आर्थिक विविधता है, हमारी सामाजिक विविधता है, हमारी राजनीतिक विविधता है। लेकिन इन सारी विविधताओं के बीच अगर कोई पिलर बन सकता है, अगर कोई केंद्र बिंदु बन सकता है, तो वह केवल और केवल समाजवाद है। और उसके लिए कांग्रेस को भी प्रयास करना चाहिए, या जितने भी दल अपनी अपनी दुकान खोले हुए हैं, अलग अलग करके एक एक आइकॉन अपना बना करके एक एक आदमी के ऊपर बेस करके खोले हुए हैं, उनको जो वैचारिकी वो जिसको मानते हैं वो निश्चित रूप से समाजवाद है। और इन वैचारिक विविधताओं को केंद्र बिंदु बना करके, और अगर हम समाजवाद को ये बेस करके विकल्प देने की अगर कोशिश करेंगे, तो हमको लगता है कि हिंदुस्तान के विकास का रास्ता यहीं से निकलेगा। समता मूलक समाजवादी राज्य का भी रास्ता यहीं से निकलेगा। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जो अलग अलग विचारधाराएं हैं, ये समाज को, देश को बेहतर बनाने और चलाने के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये मुख्य बात है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ प्रोफेसर सूरज मंडल जी आपसे, कि क्या जो दो बातें कही हैं डॉक्टर तिवारी ने, एक बात ये कही कि भाई आइकॉन गढ़ने की जरूरत है। अब संघ का कौन सा आइकॉन है, उनका तो कोई आइकॉन का ही पता नहीं है, वो अभी तक जो है कहीं पर स्थापित नहीं कर पाए हैं। एक दूसरी बात यह है कि क्या आपको, अब तिवारी जी अब फिर आपका नंबर आएगा आखिरी में, तो दूसरी बात यह है कि सत्ता जो है वो विचार को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है। तो ये दोनों के ऊपर